हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाँचवीं कक्षा हिंदी फुलवारी इस पुस्तक में से तारामंडल की सैर ये पाठ सीखने वाले हैं। इस पाठ में आपको तारामंडल की अगम्य जानकारी दी गई है। आपको भी जिज्ञासा होगी, जानने की उत्सुकता होगी कि तारामंडल कैसे होता है, तारा कैसे तैयार होता है, फिर वो नष्ट कैसे होता है। तो चलो इस पाठ में तारामंडल की सैर करते हैं। मार्च का महीना, रात का समय था। माँ, पिताजी, रोहिणी और ध्रुव, मतलब माता पिता और उनके दो बच्चे रोहिणी और ध्रुव बाहर बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। और रोहिणी की आंखें आसमान पर टिकी थी। कितने सारे तारे हैं, वह बोल उठी। गिनकर बताऊं? ध्रुव ने पूछा। 1, 2, 4, 10, 100, 1000, लाख, करोड़। तारे गिन रहे हो तो अपने को भी गिन लो, पिताजी मुस्कुराकर बोले। ध्रुव तारा, रोहिणी चहक उठी। रोहिणी बोली, ध्रुव तारा, तुम भी तो रोहिणी नक्षत्र हो, मतलब तारों का समूह। नक्षत्र मतलब तारों का समूह। माँ ने कहा, सच? अच्छा, यह बताइए कि आपने हमें तारों के नाम क्यों दिए हैं? ध्रुव ने कुछ सोचकर कहा। इससे पहले कि कोई कुछ जवाब दे, रोहिणी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तारों के ये नाम कैसे पड़े? तारों के ये नाम कैसे पड़े? क्यों पड़े? आखिर क्या होते हैं ये तारे? ये कितने बड़े होते हैं? बाप रे बाप, इतने सारे सवाल। मैं बताऊं? माँ बोली। क्यों न इन्हें नेहरू तारामंडल ले जाए दोनों को, वहाँ इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक, चलो इसी शनिवार को चलते हैं, पिताजी बोले। दोनों शनिवार का इंतजार करने लगे, ध्रुव और रोहिणी। उस दिन सबने दोपहर का खाना जल्दी खाया और निकल पड़े। तारामंडल पहुंच ध्रुव ने पूछा, क्या इसे नेहरू तारामंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चाचा नेहरू के घर के पास है? सिर्फ इस वजह से नहीं, पिताजी ने समझाया, इसलिए भी क्योंकि नेहरू जी अपने देश के लोगों में, खासकर बच्चों में जिज्ञासा और कौतूहल बढ़ाना चाहते थे। उनका यह मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है जिज्ञासा और कौतूहल, ये इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। इतने में रोहिणी चलते चलते रुक गई और बोली, अरे यह तो रॉकेट है। माँ ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, यह SLV-3 है, हमारा पहला उपग्रह रॉकेट। और इधर है अमेरिका के कोलंबिया स्पेस शटल का मॉडल। पिताजी ने इशारा किया। लगता है कि जैसे हम लोग अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, ध्रुव उछलकर बोला। चलो टिकट लिए जाएं, शो का समय हो रहा है, माँ ने घड़ी देखकर कहा। वे लोग टिकट खरीद कर अंदर दाखिल हुए। धीरे धीरे रोशनी कम हुई, हॉल में मधुर संगीत बजने लगा। दिल्ली का क्षितिज चारों तरफ उभर आया। आकाश में अनगिनत टिमटिमाते तारे चमकने लगे। फिर शुरू हुई तारामंडल की कहानी। प्राचीन लोगों की धारणाएं, खगोल शास्त्रियों की खोज और तारों, ग्रहों व पृथ्वी के निर्माण की कहानी। ध्रुव, रोहिणी, पिताजी और माँ देखते रहे और सुनते रहे। बाहर निकले तो ध्रुव ने रोहिणी को चिढ़ाया, चंद्रमा की प्रिय पत्नी। रोहिणी ने सिर झटकाया, वह मैं थोड़ी थी। ध्रुव बोला, थी। अच्छा, सो गए थे क्या अंदर जाकर? सुना नहीं था?
कि उस समय लोगों को ब्रह्मांड के बारे में इतना मालूम नहीं था। रोहिणी ने कहा, उन्हें समझ में नहीं आता था कि चांद घटता बढ़ता क्यों है। उन्होंने देखा कि वह रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि नक्षत्रों से आगे बढ़कर रोहिणी के पास रुक जाता है। इसलिए यह कहानी बनी कि 27 नक्षत्र चांद की पत्नियां हैं और वह रोहिणी को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि बाकी पत्नियों ने मिलकर अपने पिता प्रजापति दक्ष से शिकायत की। उन्होंने चांद को श्राप दे दिया। प्रजापति दक्ष मालूम है ना आपको? प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जो है हमारे पृथ्वी के निर्माता, इनके जो 10 मानव पुत्र थे उनमें से एक प्रजापति दक्ष। तो प्रजापति दक्ष से बाकी पत्नियों ने शिकायत की। उन्होंने चांद को श्राप दे दिया। चांद ने जाकर शिव जी से प्रार्थना की, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और श्राप हटा दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसलिए चांद 15 दिन घटता और 15 दिन बढ़ता है। उन दिनों खगोल शास्त्रियों की जानकारी कम थी, माँ बोली, लेकिन आज हम जानते हैं कि चांद घटता बढ़ता क्यों है। रोहिणी बोली, ध्रुव तारे की कहानी तो दादी ने बताई थी मुझको। जब सौतेली माँ ने उसे अपने पिता की गोद से उतार दिया था तो ध्रुव ने तपस्या की, उसे ऐसा स्थान मिले जहाँ से उसे हटाया न जा सके, तो उसको ये स्थिर स्थान मिल गया। ऐसा लगता है कि तारे भी सूर्य की तरह पूर्व में निकलते और पश्चिम में अस्त होते हैं, लेकिन ध्रुव तारा अपनी जगह पर अटल रहता है। मुझे मालूम है क्यों, रोहिणी फट से बोली। क्योंकि ध्रुव तारा जो है वो अपनी जगह अटल क्यों रहता है? क्योंकि पृथ्वी लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमती है, अपने सेंटर पर घूमती है, और यह धुरी उत्तर की दिशा में ध्रुव तारे की ओर है, इसलिए यह स्थिर मालूम पड़ता है। माँ बोली, लेकिन पहले खगोल शास्त्री यह नहीं जानते थे कि हमारी पृथ्वी घूमती है। एरिस्टॉकर्स नामक यूनानी ने कहा जरूर था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, लेकिन वह साबित नहीं कर पाया। इसलिए 1400 साल तक टॉलमी की धारणा मानी गई कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। हमारे देश में आर्यभट्ट ने भी तो 5वीं सदी में कहा था कि पृथ्वी घूमती है। पिताजी बोले, लेकिन तब कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था। वह इसलिए कि तब लोगों के पास यंत्र नहीं थे। इन सब बातों को जांचने के लिए विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की थी। माँ ने आगे बढ़ाई, जब अच्छे टेलीस्कोप बने तभी पता चला ना? ध्रुव ने पूछा। हाँ, तो और क्या, पहले कोपरनिकस और फिर गैलीलियो ने सिद्ध किया। जैसे हमने अभी सुना कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, रोहिणी बोली। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाकर उससे बृहस्पति के उपग्रह भी तो देखे। बृहस्पति यानी गुरु ग्रह, इसके उपग्रह देखे। ध्रुव कहने लगा, यह भी तो बताया था कि पहले लोग विश्वास करते थे कि पृथ्वी चपटी है। रोहिणी बोली, और अब पुर्तगाल के मशहूर नाविक मैगलेन ने जहाज से पृथ्वी का चक्कर लगाया। इस मैगलेन ने जहाज से पृथ्वी का चक्कर लगाया समंदर में, तब लोगों को मानना पड़ा कि पृथ्वी गोल है। हाँ,
माँ बोली, यह भी तो बताया था कि नाविक तारों को देखकर, खास तौर पे ध्रुव तारे को देखकर अंदाज लगाते हैं कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। और याद है ध्रुव तारा कैसे मिलता है आसमान में? सप्तर्षि तारामंडल को देखकर। ध्रुव तारा उन्हीं की सीध में रहता है। ध्रुव ने झट से उत्तर दिया। सप्तर्षि ने तो ध्रुव की मदद की थी। रोहिणी बोली, मुझे उनके नाम भी मालूम है सप्तऋषि के। कश्यप, अत्रि ऋषि, कश्यप ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। आज रात को घर जाकर मैं इस तारा समूह को जरूर ढूंढूंगी। क्यों नहीं, पिताजी ने उसकी पीठ थपथपा कर कहा। तारों के बारे में यूनानियों ने भी कई तरह की कहानियां बनाई थी। मनुष्य पर ग्रहों के प्रभाव के बारे में ज्योतिषी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये सब धारणाएं हैं। माँ बोली, हम जानते हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह अपनी नियमित कक्षाओं में उसके चारों तरफ घूमते हैं। इससे मनुष्य के भविष्य से कोई संबंध नहीं है। सितारों का जन्म कैसे होता है? रोहिणी ने पूछा। तो सितारों का जन्म ऐसे होता है, ब्रह्मांड में धूल और वायु के कण होते हैं जो आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ जाते हैं। धूल और वायु के कण, और यह धूल और गैस का बादल बढ़ता जाता है और फिर यह बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ने से इसमें गर्माहट पैदा होती है और जिससे यह और भी सिकुड़ जाता है। फिर एक खास अवस्था में उसमें विस्फोट हो जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये टुकड़े भी सिकुड़ने लगते हैं। काफ़ी गर्म हो जाने पर इनमें प्रकाश पैदा होने लगता है और इस तरह तारों के एक समूह का जन्म होता है। ओह, ध्रुव ने सिर हिलाकर कहा। क्या तारे नष्ट भी हो जाते हैं? पिताजी बोले, बिल्कुल। सितारे सिकुड़ जाते हैं और गर्माहट बढ़ जाती है। एक खास तापमान तक पहुंचने पर तारों की हाइड्रोजन गैस जो है वो हेलियम में बदल जाती है और ऊर्जा पैदा होती है। इससे तारों को अरबों साल चमकने की ऊर्जा मिलती है। यह हाइड्रोजन खत्म हो जाने पर तारा तेजी से सिकुड़ने और गर्म होने लगता है। बाहर से लाल दिखने के कारण इसे लाल दानव कहते हैं। लाल दानव। आखिर में विस्फोट होता है और तारा खत्म हो जाता है। पिताजी, हम लोग यहाँ फिर कब? लगता है तुम्हारा मन अभी नहीं भरा। पिताजी हंसने लगे। लेकिन अगर और भी बातें जानना चाहते हो तो सिर्फ तारामंडल की सैर से काम नहीं चलेगा, तुम इसके संबंधित किताबें भी पढ़ो। ठीक है पिताजी, मैं कल ही अपने स्कूल से पुस्तकालय से किताबें ले आऊँगा। ध्रुव चहक कर बोला और पिताजी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। तो ये पाठ यहीं समाप्त हो गया। थैंक यू।